फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी पीवाई की क्वेश्चन। इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। 80 तक क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं जो TRE 1 से लेकर 3 तक पूछे गए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21.8 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अटल सेतु भारत की सबसे लंबी पुल है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई समुद्र में तथा 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। यह पुल मुंबई की सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुकों में नोहा सेवा पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व एवं पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। इसका ऑप्शन होगा सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व एवं पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीवरेज टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल, ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों का पता लगाइए, ये स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा तट के बाहर। सूची रीफ, एमी सॉल, ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान गोवा तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज के मलबों को देखने के लिए ली गई गतिविधियां सीवरेज टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों के उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन था? काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर होगा पहले विशाखापट्टनम होगा, उसके बाद से होगा काकीनाडा दूसरे नंबर पे, उसके बाद से तीसरे नंबर पे मछलीपट्टनम और चौथे नंबर पर नागपट्टनम। तो 4, 1, 2, 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, नागपट्टनम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भूमि योग्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50%। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुल 307.56 लाख हेक्टेयर और 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेत की जमीन है, जो राज्य का लगभग 50% क्षेत्रफल कृषि योग्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहा जाता है। 2024 में मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्यों? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, सूखा सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारी का अनाज कहा जाता है क्योंकि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं जहां अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज के रूप में माना जाता है। इसके कारण है, पहला है मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है? ऑप्शन ए है पोंडू, ऑप्शन बी है पेंडा, सी है बेवार, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पोंडू। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती स्थानांतरण कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। बेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, पेंडा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है बागवानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बागवानी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बागवानी के अंतर्गत फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों आदि की खेती की जाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। तो फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, रेशम को सेरीकल्चर, मधुमक्खी को एपीकल्चर, मछली पीसीकल्चर और फलों को पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। ऑप्शन ए है अमन, अगहनी और औस, ऑप्शन बी है अमन, साली और अगहनी, ऑप्शन सी है अमन, औस और साली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमन, साली और अगहनी। उत्तरी भारत में मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। उत्तरी भारत में चावल की फसल मई से लेकर जुलाई और सितंबर से लेकर दिसंबर तक उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसल का स्थानीय नाम क्या है? तो अमन है, साली है और अगहनी है। चावल की प्रजाति औस की गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए है बेबर, ऑप्शन बी दहिया, ऑप्शन सी पादू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि भी कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काट कर जला दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है और मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। झूम कृषि के स्थानीय नाम और स्थान इस प्रकार हैं। झूम खेती कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। बीबर और डहियार बुंदेलखंड संभाग के मध्य प्रदेश में। दीपा तो ये बस्तर जिला में और पोंडू आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों तथा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। जिन पदार्थों से इसे ढका जाता है इसे मल्च कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर होगा खरबूज, खीरा, तरबूज, ये ऑप्शन डी। भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि है। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो मार्च में बोई जाती है और जून तक इसे काटा जाता है। भारत की खेती के 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। मौसम की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना। खरीफ की फसल जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु के आगमन के साथ काटी जाती है। इस मौसम में चावल, कपास,
जूट, ज्वार, बाजरा आदि है। तो देखिएगा खेती में 3 मौसम में होता है, रबी, खरीफ और जायद। रबी किस मौसम में बोया जाता है? तो शीत ऋतु में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और ग्रीष्म ऋतु के बीच काटा जाता है। कौन कौन फसल है? तो गेहूँ, जौ, मटर, चना। और उसके बाद से खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में काट ली जाती है। तो इसमें कौन सी फसल है प्रमुख? तो चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा इत्यादि। खरीफ का इसके पहले आप देख ही चुके हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, जूट, भिंडी। जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जून तक इसे काटा जाता है। अगला टॉपिक है मानव प्रजातियाँ। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी है बाढ़ क्षेत्र, ऑप्शन सी है अरावली क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाढ़ क्षेत्रों में। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु के होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ और कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके, इसलिए ऐसी बस्तियों को शुष्क बिंदु वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है, जो कि हर्टो प्रथम एवं द्वितीय और ओम्बो किविस प्रथम तथा लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है, जिन्हें अफ्रीका महाद्वीप में स्कोहुल और कफजे नामक स्थानों पर प्राप्त किया गया है। दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक कल्चरेशन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एक कल्चरेशन कहते हैं। उससे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिससे एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के लोग दूसरे समुदाय के लोग के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। ऑप्शन है आदिम लक्षणों के संकेत, ऑप्शन बी है विशिष्ट संस्कृति, ऑप्शन सी है बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन व भौगोलिक अलगाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। टॉपिक है विविध। इसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए? भारत का स्थायी मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत का स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन है। यह इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई है। इसको ये सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर होगा 4 होगा डेल्टा, कंकर होगा बांगर, उसके बाद से ये कयाल होगा तटीय मैदान, मांड होगा पंजाब। तो 2, 3, 4, 1 इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना में विकास की कमी, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल की कमी।
खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन की कमी। तो देखिएगा इसका इसमें जल की कमी, तो ये राजस्थान से हो जाएगा। जल संसाधनों की संपन्नता में विकास की कमी अरुणाचल प्रदेश। खनिज की कमी ये झारखंड। ये इसका 4, तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाग है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड। ऑप्शन बी है दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। तो इस क्लास में भारत के भूगोल को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। आगे देखिएगा, विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्मांड और सौरमंडल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसको अपसौर करते हैं। और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो उपसौर कहेंगे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिसके कारण वर्ष में सूर्य और पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल। सौरमंडल में आकार छोटे से बड़े के आधार पर 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, जबकि मंगल ग्रह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुध। ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती है। इस प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती है। चंद्रमा का आकार बुध के जैसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य एक है तो इसको पीला तारा कहते हैं। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। इसलिए सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती है। वायुमंडल से गुजरने वाली कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई देती है। सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। पांचों क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसकी अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय में तक सिकुड़ा चलता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में भी अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसका आंसर होगा शुक्र। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र को ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। इसे सांझ का भी तारा कहते हैं और भोर का भी तारा कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 90 से 95% तक है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्षांश और देशांश रेखाएं पूछी गई है। ग्रीनविच माध्य समय में भारतीय मानक समय IST कितने आगे रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 43 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास
12,713.6 किलोमीटर है। अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 179। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब की कुल संख्या 89। इस ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पर कुछ अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांशीय भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर का 12:30 बजे का समय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 PM। इसको कैसे निकालते हैं? अगर दिया रहेगा कि इतना डिग्री है, मान लीजिए इसमें 90 डिग्री दिया है, तो 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 चौको 360 मिनट होगा। तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6 घंटा। तो 12 बज रहा है, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बजे हो जाएगा। दोपहर में 12 बज रहा है, तो दोपहर के बाद से 6 कितने बजे बजेगा? तो शाम को, तो 6 PM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंधीय में आता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र। ऑप्शन बी है दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। शीत कटिबंधीय पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। इसमें टैगा, टुंड्रा और हिमाचल प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव की ओर अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती हैं।